हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन, 68वीं बीपीएससी, बीएसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सके। हमारे चैनल पर हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट भी अपलोड हो रही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी सहायक होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाई गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष था? तो बिंदेश्वरी प्रसाद बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा को बिंदा बाबू के नाम से भी जाना जाता है, और ये वर्ष 1946 से 62 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे और इनका काल 1946 से 1962 का था, और इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि का वर्णन है। अनुच्छेद 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन का वर्णन है। और अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लोक अदालत होता क्या है। तो लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां वाद विवाद या मामले अदालत अथवा पूर्व मुकदमेबाजी में लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। और बिहार में लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। और इस अधिनियम के तहत लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय का निर्णय माना जाता है और सभी पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होता है, और इसके निर्णय के खिलाफ किसी भी अदालत के समक्ष अपील नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। तो ये सही है। और 389 में 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की गई थी। तो 93 सीटें रियासतों को आवंटित की गई थी, तो ये भी सही है। प्रांतों को सीटों का आवंटन उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था, तो ये भी सही है। और चौथा है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था, तो ये गलत है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासत के प्रमुखों द्वारा नामित किया जाना था। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा नामित किया जाना था, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं, इसे प्रमुखों द्वारा नामित किया जाना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद अधिकृत नहीं है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकता है,
किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकता है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को कम कर सकता है, राज्य की सीमाओं का परिवर्तन कर सकता है और राज्य का नाम परिवर्तित कर सकता है। तो देखिए ये चारों ऑप्शन में मौजूद हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाने के लिए, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए, क्षेत्रफल कम करने के लिए और राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जूस सॉली के सिद्धांत से संबंधित है? जूस सॉली का सिद्धांत सामान्यतः जन्मसिद्ध नागरिकता के रूप में जाना जाता है। यह किसी राज्य के क्षेत्र में पैदा हुए व्यक्ति के राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकता। जूस सॉली का सिद्धांत नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की विशेषता है? तो आइए देखते हैं। तो पहला है बहुमत वाले दल का शासन। तो ये सही है। बहुमत वाले दल का शासन संसदीय सरकार की विशेषताओं में से एक है। दूसरा है निम्न सदन को भंग नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर संसद के निचले सदन या लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। तीसरा है सरकार का प्रमुख विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो ये भी गलत है। देखिए मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री भी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। चौथा है सरकार के प्रमुख को संसद द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ये भी गलत है। देखिए संसदीय सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री को पद त्याग देना होता है अगर वह सदन का विश्वास खो देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुमत वाले दल का शासन। ये संसदीय सरकार की विशेषता है। इसके अलावा संसदीय सरकार की विशेषता में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 19 सहकारी समितियों के गठन का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, दूसरा है सम्मेलन, तीसरा है संघ बनाने जिसमें सहकारी समितियां भी शामिल हैं, चौथा है संचरण, पांचवा है निवास और छठा है वित्त। दूसरा है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी तथा बंदी बनाए जाने के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद या गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। तो ये सही है। अनुच्छेद 29 राज्य द्वारा वित्त पोषण विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षण नहीं। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत है। और ये चारों अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं और मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वर्तमान में भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला है समता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30 में इसका वर्णन है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित एक मौलिक कर्तव्य है? तो आइए देखते हैं। देश की रक्षा करना और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है समय पर कर का भुगतान करना, तो समय पर कर का भुगतान करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, तो ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और चौथा है 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, तो ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये तीनों मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया और इसके तहत संविधान में एक नए भाग 4 का को जोड़ा गया और संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया। और 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो देखिए, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव एवं इसकी प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विकास, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, 7वीं अनुसूची का कोई भी सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान एवं उसकी प्रक्रिया में संशोधन के लिए संसद की शक्ति, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है, ये सारे संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति के द्वारा ही संशोधित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो देखिए, द्विस्तरीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार, लिखित संविधान, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका, ये सब जो है संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है विशेषता नहीं है और ये चारों संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 में राज्यों एवं केंद्र के मध्य तथा राज्यों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का विचार करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263। और ऐसी परिषद की स्थापना राष्ट्रपति ही कर सकता है यदि किसी भी समय उसे यह प्रतीत होता है कि इसकी स्थापना से जनहित होगा और वह ऐसी परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति एवं उसके संगठन तथा कार्यविधि को परिभाषित भी कर सकता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन है। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्यों की ओर संघ की बाध्यता है और अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना, इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है यदि वह मानता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता या साख अथवा इसकी सीमा में स्थित किसी भी क्षेत्र को खतरा है। तो अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा
खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मतलब कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है और अनुच्छेद 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है राष्ट्रीय आपात, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है। दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा है वित्तीय आपात, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है। और आपात उपबंध भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो देखिए, विश्व के सभी देशों में कुल 4 प्रकार के वीटो शक्ति का प्रयोग होता है। पहला है आत्यांतिक वीटो, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को विधेयक सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। दूसरा है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो वैसे वीटो को कहते हैं जिसे उच्च बहुमत के साथ विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सके और इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, परंतु भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। और चौथा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो उस वीटो को कहते हैं जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रख ले, अर्थात अपनी सहमति या असहमति कुछ नहीं दे। तो भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के द्वारा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में केवल यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जबकि संविधान में प्रधानमंत्री के चयन एवं नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के चयन एवं नियुक्ति की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, अनुपाती न्याय से तात्पर्य है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के मिले जुले रूप को अनुपाती न्याय कहा जाता है। सामाजिक न्याय अर्थात हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। वहीं आर्थिक न्याय का अर्थ संपदा, संपत्ति एवं आय की विषमता को दूर कर सबके साथ समान व्यवहार करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक सामाजिक और आर्थिक न्याय। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है और कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन ये कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची में वर्णित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। छठी अनुसूची में
मणिपुर शामिल नहीं है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये सही है। मौलिक अधिकार उप समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये गलत है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सही है। और संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी सही है। तो देखिए, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसकी 5 उप समितियाँ थीं। पहला है मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। क्योंकि मौलिक अधिकार में एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्याय उचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन है। मौलिक अधिकार का भाग 3 और 12 से 35 में इसका वर्णन है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 का में है और अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन है और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के अनुपस्थिति में यह सदस्यों को शपथ दिलाता है। और 17वीं लोकसभा 2019 का प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के भाजपा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था और प्रोटेम स्पीकर शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। और अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून के रूप में ले लिया जाता है और यदि संसद द्वारा इस पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 121 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है और अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष विधि द्वारा होता है और वह दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, अर्थात इसके निर्वाचन में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के सभी सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 40 कर्मचारियों को निर्वाह वेतन, तो ये गलत है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां व प्राधिकार देना। अनुच्छेद 45 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, तो ये सही है। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन प्रदान करता है और ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 47 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पदार्थों एवं नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना, और ये चारों अनुच्छेद नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन वर्णित है। तो भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। और ये अनुच्छेद उल्लेखित करता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करके संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे से संबंधित प्रावधान अपवाद है। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं? तो आइए देखते हैं। पहला है दोहरी सरकार, ये संघीय व्यवस्था की विशेषता है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके अलावा शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय विधायिका, कठोर संविधान भी शासन की संघीय विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये चारों संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का वर्णन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है, जिसकी सिफारिशों का कार्यकाल 2020 से 2025 तक का है तथा इसके अध्यक्ष इनके सिंह हैं। अनुच्छेद 256 में राज्यों और संघों की बाध्यता है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू होती हैं अनुपालन सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार की उस प्रयोजन की आवश्यकता प्रतीत हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय का वर्णन है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियों का वर्णन है और 300 का में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों या आयोगों में कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित राजमन्नार समिति है, जिसका गठन 1969 में किया गया था। सरकारिया आयोग है, जिसका गठन 1983 में किया गया था। एमएन पुंछी आयोग है, जिसका गठन 2007 में किया गया था। ये तीनों केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समितियां या आयोग हैं। जबकि दिनेश गोस्वामी तारकुंड समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है और केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। और केंद्र राज्य संबंधों में विधायी संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 245 से 255 के बीच किया गया है और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 250 में यह कहा गया है कि संसद आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उसकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों तथा प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है और इसी के तहत अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों में व्यय से संबंधित है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार, संघीय क्षेत्रों के विस्तार का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मिजोरम राज्य के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेखित है? देखिए, भारतीय संविधान में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा अनुच्छेद के माध्यम से दिया गया है। उदाहरण के लिए जम्मू एंड कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत, अनुच्छेद 371 के तहत, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को 371 ए के तहत, नागालैंड को 371 बी के तहत, असम राज्य को 371 सी के तहत, मणिपुर को 371 डी के तहत, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य को 371 ई के तहत, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में 371 एफ के तहत, सिक्किम को 371 जी के तहत, मिजोरम को 371 एच के तहत, अरुणाचल प्रदेश को 371 आई के तहत, गोवा को और 371 जे के तहत कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 371 जी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का वर्णन अनुच्छेद 350 ए में है। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, इसका वर्णन अनुच्छेद 345 में है और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 350 बी में है और हिंदी भाषा के विकास के निर्देश का वर्णन 351 में है। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इसके अलावा 1833 के चार्टर अधिनियम से मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवकों के चयन हेतु प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया और भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया?
तो संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल का प्रावधान है और अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने के संबंधी प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन। और 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वां अनुसूची में संशोधन कर दल बदल व्यवस्था को और कड़ा किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन कर मंत्रिपरिषद का आकार भी नियत किया गया। और 31वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 81 में संशोधन कर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था और 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर के पद पर बना रहता है। तो विधानसभा की संरचना या गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 170 में दिया गया है और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। और इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं और इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। और विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नई विधानसभा की प्रथम बैठक ना हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा के विघटित होने के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व तक। और विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा महासचिव या सेक्रेटरी जनरल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा महासचिव कार्यपालिका का अस्थायी पदाधिकारी होता है तथा लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कहां पर ग्राम पंचायत है? तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और गोवा में ग्राम पंचायत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। और गोवा में त्रिस्तरीय संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद हैं। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किए गए। और अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता है? तो अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते हैं, भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी का व्यय या उस पर दिया जाने वाला ब्याज या उससे संबंधित व्यय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते और पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सिर्फ पेंशन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन, किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट को लागू करने के लिए अपेक्षित व्यय, कोई अन्य व्यय जो संसद द्वारा भारत की संचित निधि पर
भारित घोषित किया जाए। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारित नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्यों के संचित निधि से दिए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 245 में संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। अनुच्छेद 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्तियों का उल्लेख है। और अनुच्छेद 250 में यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। अगले वीडियो में हम लोग इस सीरीज़ के पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।